इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी करने वाली चीज है वो होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है नल हाइपोथेसिस और क्या होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन तो तब सॉल्व करोगे जब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा। सो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या होता है नल हाइपोथेसिस एंड क्या होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। और पुराने वीडियोस देखने तो आई बटन पे क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मैं ऐसे ही क्लास 11 12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस बनाता रहता हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है? देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का मतलब क्या है, हम कोई एक अजम्पशन लेते हैं और ट्राई करते हैं उसको प्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर ये होता है। अब जनरली जो पॉपुलेशन पैरामीटर यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो पॉपुलेशन पैरामीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग जनरली मीन का यूज करते हैं। ये पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, उसका यूज करेंगे। एंड जो अजम्पशन हम लेते हैं उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसको हम H नॉट या H0 से डिनोट करते हैं। ऐसे H के नीचे ऐसे 0 लगा दो। We define another hypothesis called alternative hypothesis and it is denoted by H alpha। इसको HA बोल सकते हैं या फिर H1 भी बोल सकते हो, कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर जो भी आप नल हाइपोथेसिस अज्यूम कर रहे हो, जो भी अजम्पशन ले रहे हो, उसका अपोजिट होता है ये क्या, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये दोनों जो हाइपोथेसिस होते हैं दो कंपीटिंग स्टेटमेंट्स हैं। इन दिस सेक्शन वी लर्न दैट हाइपोथेसिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड अबाउट अ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन, मतलब सैंपल में टेस्टिंग कैसे करनी है। अब डेवलपिंग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, केयर मस्ट बी टेकन टू फॉर्मुलेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसी में होता है कि कैसे नल हाइपोथेसिस को चेक करें, कैसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। 3 तरीके के हमको देखने को मिलेंगे और एक एक करके उन सबका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, मैं रिसर्चिंग टेस्टिंग रिसर्च hypothesis. Suppose a particular motorbike has average efficiency of 40 किलोमीटर पर लीटर। एक बाइक है जो क्लेम करती है उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर एवरेज है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का है। And research and development department of the company has developed a new fuel injection system to increase the average fuel efficiency। अभी तक 40 किलोमीटर या उससे 40 किलोमीटर पर लीटर या उससे कम की एफिशिएंसी दे रही थी, लेकिन टीम ने ऐसा कुछ डेवलप किया कि वो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, 40 से ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास जो अभी प्रेजेंट में था, दैट जो अजम्पशन था कि हमारी जो करंट बाइक्स हैं वो 40 या उससे कम का देंगी एवरेज, और जो नया डेवलप कर रहे हैं जिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे वो होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दैट इज द न्यू स्टेटमेंट व्हिच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर। तो ये क्या होगा, एक्सीडिंग 40 किलोमीटर। अभी तक 40 से कम था, अब मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि एफिशिएंसी 40 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगी। तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस होगी वो होगी म्यू लेस देन इक्वल टू 40। ये क्या है, एवरेज ही तो है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी म्यू ग्रेटर देन 40। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो लेस देन और ग्रेटर देन का जनरली यूज करते हैं, जिसमें कि नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू आता है और ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन। हमारे लिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं जेड टेस्ट बताऊंगा या जी टेस्ट आप उसको बोलो, उसमें समझने में हेल्प मिलेगी। अगर मैं किसी क्लेम की वैलिडिटी को चेक करना चाहता हूं तो ये भी चेक कर सकते हैं। अब बाइक का ही एग्जांपल ले लो तो यहां पे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव चेंज हो जाती है। मानो पिछला ही एग्जांपल, अगर मैं उसकी वैलिडिटी चेक करता हूं कि भाई कंपनी क्लेम करती है कि 40 का एवरेज मिनिमम आपको मिलता है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो जाएगी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन 40। सो मैं वैलिडिटी को चेक कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं जो भी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो हमारा टास्क है उस पर डिपेंड करता है नल और ऑल्टरनेटिव। यहां पे क्या करना है, सपोज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स क्लेम दैट 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन हैज एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 150 ग्राम ऑफ शुगर। मतलब जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे 150 ग्राम शुगर उसके अंदर होगा। अ सैंपल ऑफ 100 बॉटल्स विल बी सिलेक्टेड। जो भी नंबर ऑफ सैंपल आप मतलब जो भी लेते हो उसी को हम लोग n यहाँ पे बोलेंगे, विल बी सिलेक्टेड एंड द कंटेंट्स विल बी मेजर्ड टू टेस्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम। तो भाई अगर एक कंपनी में आप जाओगे तो बहुत सारी लाखों बॉटल्स मैन्युफैक्चर होती हैं। अब एक एक का तो आप शुगर कंटेंट चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप रैंडमली 100 बॉटल्स का अगर शुगर कंटेंट चेक करो तो देखो कितना सच है कितना झूठ है। तो शुगर कंटेंट चेक करेंगे यूजिंग द अप्रोच फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक एग्जांपल वी शुड टेक द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज फॉलोज। ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जो कंपनी क्लेम करती है वो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है, उसका उल्टा ऑल्टरनेटिव। इसको समझ जाओगे तो तुम कोई भी
हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हो। तो जब वैलिडिटी ऑफ क्लेम में होगा तो अजम्पशन पे नल हाइपोथेसिस आपकी बनती है और क्लेम इज ट्रू। ये जो क्लेम कर रहे हैं वो ट्रू है, ये अज्यूम करके हम चलते हैं। रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है वो बात की बात है, पहले कैसे क्रिएट करना है वो समझना है ना। फिर आता है टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम टू टेल टेस्ट का टेल टेस्ट होते हैं वो आगे बताऊंगा। लेकिन टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन occurs when a decision maker must choose between two courses of action, one associated with the null hypothesis and another associated with the alternative hypothesis। दो कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या तो तुम उसको सिलेक्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। जनरली किस में होता है, मान लो कि एक कंपनी मेरे को डिलीवर कर रही है 50 लॉट 100 लॉट डिलीवर कर रही है और एक लॉट में इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। अगर वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे तब तो मैं आगे का शिपमेंट एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं शिपमेंट को रिजेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी वाला पॉइंट आता है, आप इसको रीड कर सकते हो जैसे इन्होंने बोला, assume that specification for a particular part requires a mean length of 3 inches। अब देखो एक पार्ट है, उस पार्ट में जो मीन लेंथ है वो 3 इंचेस है। अगर कुछ ज्यादा हो गया उसकी लेंथ या उसके उससे कम हो गई, हाँ एक एरर होगा, डेफिनेटली एक एरर होगा, लेकिन वो एरर हमारे कैलकुलेटेड के बीच में होना चाहिए। मतलब जो मार्जिन ऑफ एरर है उस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंटरवल एस्टिमेशन किया था, उसी इंटरवल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिक्लेयर होती है वो कैसे होती है, हमें देखो 3 इंच का स्टैंडर्ड पार्ट चाहिए, यानी कि अगर ग्रेटर हुआ या लेस हुआ तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 इंच का ही पार्ट। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस क्रिएट होगी वो क्रिएट होगी एज म्यू इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली इक्वल टू 3, या फिर ऑल्टरनेटिव में म्यू नॉट इक्वल टू 3। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके अंदर ग्रेटर वो वाली कंडीशन भी आ गई जब म्यू ग्रेटर देन 3 था, और वो वाली कंडीशन भी आ गई जब म्यू लेस देन 3 था। इन दोनों को मिला के एक कंडीशन बना दी कि नॉट इक्वल टू 3। दोनों ही केस में 3 से बड़ा या 3 से छोटा है ना, 3 तो कभी नहीं हो रहा। तो ऐसे जब भी हम लोग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स करेंगे उस केस में वी हैव टू यूज दिस ओनली। अब इन तीनों के बेसिस पे हम कुछ टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। तो अभी हमने देखा हमें 3 टाइप के हाइपोथेसिस मिलते हैं और इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो where mu denotes the hypothesized value of the population mean mu, and the first two forms are called one-tailed test and third form is called two-tailed test। मतलब इसको इन दोनों को हम लोग कहते हैं one-tailed test। This is known as one-tailed test। और इस पर्टिकुलर को जिसमें हम टेस्टिंग करेंगे इसको कहते हैं two-tailed test। अब one-tailed और two-tailed में one-tailed में भी दो स्पेसिफिकेशन है। इस वाले को आप बोलते हो कि लेफ्ट टेल्ड है, दिस इज द लेफ्ट टेल टेस्ट, और ये वाला राइट होता है। क्यों भाई लेफ्ट एंड राइट होता है, आगे समझाता हूं, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और क्योंकि लेफ्ट और राइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेड अल्फा की जो वैल्यू होती है वो उसी पे डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ऑब्वियसली बात है, आप नल हाइपोथेसिस को बनाओगे तो उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो क्लेम कर रही है कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी, कोई भी क्लेम कर रही हो, उस क्लेम को या तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, वरना बहुत अच्छा एग्जांपल था मेरे पास। लेकिन जो भी क्लेम है उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी क्लेम को आप ना एक्सेप्ट कर सकते हो ना ही रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो फिर बहुत गलत काम है। तो इन्वेस्टिगेशन हर क्लेम का जरूरी होता है। तो यहाँ पे द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आर कंपीटिंग स्टेटमेंट्स दैट वी नो of the population parameter। See, this parameter can be anything, but for the sake of simplicity we are using mean। सिर्फ mean का यूज कर रहे हैं, but ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। Okay, either h naught is true और h a is true, but not both। डेफिनेट सी बात है, या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है या तो ऑल्टरनेटिव, दोनों चीजें साथ में तो ट्रू नहीं हो सकती। Ideally, the hypothesis testing procedure should lead to acceptance of h naught when h naught is true and the rejection of h naught when h a is true। लॉजिक समझ में आया? देखो क्या होगा, अगर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो कंपनी क्लेम कर रही है वो गलत है तो मैं जो दूसरी बात है उसको एक्सेप्ट करूंगा ना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। तो ये डिफरेंस आता है नल में और ऑल्टरनेटिव में। सो द करेक्ट conclusion are not always possible, obvious सी बात है, because hypothesis tests are based on sample information, we must allow the possibility for errors। जो भी सैंपल इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल होता है उसके हिसाब से
हम लोग एरर बताते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, टाइप 1 टाइप 2 एरर, कैसा एरर है ये आपको एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर ये ट्रू है या फिर कैलकुलेट करा और आपको बोला कि हमने रिजेक्ट किया था, तो टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है। तो सिंपली स्पीकिंग ये टेबल आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर एच नॉट ट्रू था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या गलत काम किया? सही काम किया ना। अगर एच नॉट यानी एच जीरो ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है आपकी, और उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो अच्छा काम किया। सो दैट वाज द करेक्ट कंक्लूजन। लेकिन अगर एच मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और आप उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप टाइप 1 एरर कर रहे हो। दिस इज द एरर मोस्ट कॉमनली हैपेंस। अगर एच नॉट ट्रू है और उसको रिजेक्ट करो, जो चीज सही है उसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो, तो गलती तो कर रहे हो ना। बात समझ में आई? और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर एच नॉट फॉल्स है, मतलब एच अल्फा ट्रू का मतलब एच नॉट फॉल्स हो गया, और तब भी आप एच नॉट को ही एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। आपको पता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी कि नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, लेकिन आप तब भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो इसके ट्रू होने के बाद भी, यानी इसका मतलब क्या है? एच नॉट फॉल्स। तो इसको आप टाइप 2 एरर बोल सकते हो। हाँ, अगर ये है कि एच नॉट भी फॉल्स और उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो भाई सही काम कर रहे हो। तो दो सिनेरियो हमको मिलते हैं, अगर सही है एक्सेप्ट कर ले और गलत है रिजेक्ट कर दे, तो करेक्ट कंक्लूजन मिलता है। सही होने के बाद भी अगर मैं रिजेक्ट करूं, सही होने के बाद भी अगर मैं रिजेक्ट कर दूं, तो मुझे टाइप 1 एरर मिलता है, और गलत होने के बाद भी मैं एक्सेप्ट कर लूं तो टाइप 2 एरर मिलता है। तो ये दोनों टाइप के एरर्स, बात को समझने हैं आपको। ठीक है, चलो ये सब मैंने बता दिया। इन मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 एरर कैन बी कंट्रोल्ड। इन दिस सेक्शन वी शैल ओनली कंट्रोल टाइप 1 एरर्स। हम लोग सिर्फ कंट्रोल करेंगे। अब में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन पार्ट आता है, कैसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक? ये z। ये हमने z अभी पीछे भी देखा था, रिमेंबर द मार्जिन ऑफ एरर वाला निकाल लेते जब। तो जब आप मार्जिन ऑफ एरर निकालते हो, उसका फॉर्मूला ही ये होता है, राइट? जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, या कह सकते हो जो आपका मीन होता है, मीन को आप क्या लिखते थे? x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर ये हमने लास्ट में देखा था। और मार्जिन ऑफ एरर का अपना फॉर्मूला होता है z इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन, करेक्ट? और इधर हो जाएगा x प्लस माइनस समथिंग, और इधर होगा म्यू। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर दूं, तो यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, या ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट आता ये वहीं से है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसमें जो x बार है, ये आपका सैंपल का मीन होता है। ऑलवेज रिमेंबर x बार इज सैंपल मीन, म्यू नॉट इज पॉपुलेशन मीन। x नॉट इज सैंपल मीन, म्यू नॉट इज द पॉपुलेशन मीन। जो कोई क्लेम कर रहा है कि भाई ये हम क्लेम कर रहे हैं मेरा एवरेज माइलेज इतना है, या फिर मीन शुगर लेवल इतनी होगी, तो ये आपका म्यू नॉट की वैल्यूज हैं। ओके, सिग्मा क्या होता है भाई? सिग्मा होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, और n होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल्स आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कितने सैंपल्स आप टेस्ट कर रहे हो। देन कंपेयर कैलकुलेटेड z विद क्रिटिकल z बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस लेवल। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई तरीके के टेस्ट होते हैं, एक लेफ्ट टेल, राइट टेल और टू टेल। ये टू टेल्ड वही वाला टेस्ट होता है जहां पे आप नल हाइपोथेसिस में क्या करते हो? म्यू को इक्वल्स टू म्यू नॉट, रिमेंबर दिस म्यू नॉट इज जस्ट अ नंबर, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो जब ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला केस बनता है, तो आप इसको टू टेल टेस्ट बोलते हो। और इस टेस्ट में जो भी वैल्यू ऑफ z की, अब देखो z निकलता है यहीं से, ये जितने भी z इस तरफ लिखे हैं बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी z इस तरफ लिखे हुए हैं, ये वाली वैल्यूज हैं जो आप निकालने वाले हो। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही पे होता है, ये वैल्यूज हैं कौन सी सर, कहां से आएंगी? ये वैल्यू यहां से आएगी। दिस इज योर कैलकुलेबल पार्ट, इसको आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको एक टेबल दी होती है विद द वैल्यू ऑफ z अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा? दिस अल्फा यू कैन जस्ट से दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितना सिग्निफिकेंट डेटा है या कितने कॉन्फिडेंट आप हो। रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलता हूं, तो 1 माइनस अल्फा को हम ये कॉन्फिडेंस वैल्यू बोलते थे। रिमेंबर दिस, लास्ट में हमने यही किया था। तो लास्ट एक्सरसाइज जो हमने करी थी, 1 माइनस अल्फा इज नोन एज द कॉन्फिडेंस वैल्यू, एंड जस्ट द अल्फा इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। भाई 95%, 90%, तो अगर 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो अल्फा कितना था? 0.05। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो लॉजिक समझना जरूरी है हर क्वेश्चन का।
तो ये जो वैल्यूज होंगी माइनस जेड अल्फा, हाँ मैंने आपको टू टेल टेस्ट अभी समझा दिया कि आपको जेड अल्फा बाई 2 देखना है। सो अगर आपको जेड 0.05 दिया है तो आपको 0.025 देखना पड़ेगा। कहां पे? टेबल में। टेबल कौन सी होगी सर? ये वाली टेबल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पे हमें बस चेक करना होगा, ये वैल्यू ऑफ जेड अल्फा आपको कैलकुलेशन करना है। ये वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दी रहेगी इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। कोई रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, एक चीज नहीं रटनी यहाँ पे, सिर्फ लॉजिक को समझना है हमको। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच हम इसको कहते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू इज द वैल्यू ताकि हम जेड टेस्ट परफॉर्म कर सके। जेड टेस्ट परफॉर्म करके हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस कर सकते हैं। टी टेस्ट बाद में करेंगे, अभी जेड टेस्ट को समझो, बहुत सिमिलर होते हैं, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अगर जेड टेस्ट नहीं समझोगे तो टी टेस्ट भी समझ नहीं आएगा। देखो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन दी है कि रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। टू टेल टेस्ट में रिजेक्ट करना है अगर एच नॉट जेड ये सब है, तो इसको यहीं पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये जेड अल्फा बाई 2 है। ऑलवेज रिमेंबर जो ये टू टेल टेस्ट है, हमें रिजेक्ट करना होता है किसको? हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इफ जो जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड जो आप यहां पे कैलकुलेट करने वाले हो, इफ दिस वैल्यू मॉड में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, और अल्फा की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। तो अल्फा क्या होगा? ये वाली वैल्यूज अल्फा की हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा, दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बेस पे यू नीड टू कैलकुलेट दिस। अब मुझे आपको बताना था कि लोअर टेल टेस्ट क्या होता है और अपर टेल टेस्ट क्या होता है। आगे क्या है भाई क्वेश्चन से सीधे? हाँ, तो लोअर टेल टेस्ट और अपर टेल टेस्ट हम कहां परफॉर्म करेंगे? और लोअर का मतलब लेफ्ट टेल भी होता है, और अपर का मतलब राइट टेल भी होता है। राइट टेल अपर टेल सेम चीज है, ठीक है। अगर आपको अपर बोला जाए यानी राइट टेल बोलने हैं, और लोअर बोला जाए यानी कि आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है लोअर टेल टेस्ट का, अपर टेल टेस्ट का, या टू टेल टेस्ट आसान है, जहां पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू है उसमें यूज करते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी देखो बता दिया था। अब करोगे क्या, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कहां पे यूज करना है? सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जैसे कि म्यू इज ग्रेटर देन सम नंबर, है ना, कोई भी म्यू नॉट बोल दिया, तो इस केस में म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, तो आपको इसमें राइट टेल टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, राइट टेल टेस्ट। हाँ, इसका क्या होगा भाई? नल हाइपोथेसिस क्या होगा? लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। ये म्यू नॉट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या देखना है? म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर द राइट टेल टेस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। और अगर एच अल्फा यानी एच ए आपका म्यू लेस देन म्यू नॉट है, मतलब आप लेस पे चेक कर रहे हो, तो आप लेफ्ट टेल टेस्ट की बात करोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट यहां पे परफॉर्म होगा। तो ऐसे समझो, देखो एक म्यू वैल्यू समझो, दिस इज अ म्यू, कोई नंबर है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, यानी कि मीन है, मीन है। अब मीन के आगे आपको चेक करना है, आप राइट साइड में जा रहे हो, तो ये मीन जो है आपके हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर आपने एक म्यू नॉट नंबर लिया, कोई भी वो नंबर हो सकता है, म्यू नॉट क्या है? पॉपुलेशन का मीन है, समझना, म्यू नॉट इज ऑलवेज द पॉपुलेशन मीन। तो म्यू नॉट से बड़ा कोई नंबर मिलता है यानी राइट साइड में मिलता है, तो आप राइट टेल, म्यू नॉट से बड़ा कोई नंबर यानी राइट टेल टेस्ट। और अगर छोटा यानी लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट टेल टेस्ट करना है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे ये बेस्ड होता है, ठीक है, जो आप चेक करना चाह रहे हो उसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम क्वेश्चन से करेंगे ताकि क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आ सके। अब यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट, सैंपल ऑफ 100। तो यहाँ पे जो नंबर बच्चों होता है ये 80 हमेशा फिक्स रहेगा, और इस 80 को ही तो आप म्यू नॉट बोल रहे हो। इन सारे एग्जांपल्स में जहां पे हमने पीछे म्यू नॉट लिखा है, इट जस्ट मींस अ नंबर जो भी आप चेक करना चाह रहे हो। म्यू नॉट ऐसे चेक हो जाएगा। सैंपल 100 का है तो n आपका 100 आ जाएगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। compute the test statistic and state conclusion for each of the following sample visit. use alpha is equals to 0.01। अब नॉट इक्वल टू वैसे भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इस टेबल पे आना है, 0.01 वाला अल्फा देखना है, ये रहा 0.01 पे जो अल्फा है उसकी z अल्फा वैल्यू देखनी है 2.326। तो अल्फा पे अगर मैं z 0.01 बोलूं z अल्फा, तो 2 पॉइंट कितना था भाई? 2.326, 2.
3 to 6 आपका z अल्फा की वैल्यू होगी, और ये क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको गिवन रहेगी। दोनों ही क्वेश्चंस के लिए 2.3 to 6 का आप यहाँ पे यूज करोगे। अब क्वेश्चन को आपने कर लिया, आपको x भी दिया है, तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए z निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे z का कैलकुलेशन करोगे, और z का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से ही आपको चेक करना है। और लेफ्ट टेल टेस्ट में z लेस देन, अगर माइनस z अल्फा हुआ तो आपको रिजेक्ट करना है। सो वी रिजेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ रिजेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे z निकालोगे आप। z क्या होता है, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये 77 था, माइनस म्यू नॉट ये वैल्यू 80 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैंपल ऑफ 100 था, तो ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, तो 30/12 आ जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, माइनस का 2.5। अब जो z मिल गया वो 2.5 मिल गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको लेफ्ट टेल टेस्ट करना है या फिर राइट टेल। वो कौन बताएगा, वो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएगा। अगर म्यू लेस देन पे है तो आप लेफ्ट टेल पे जाओगे, म्यू आपका हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से छोटा है, आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो वैल्यू दी है, आपने हाइपोथेसाइज 80 किया था, म्यू 80 से छोटा है, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, हाइपोथेसाइज के लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो आप लेफ्ट टेल टेस्ट परफॉर्म करोगे। और लेफ्ट टेल टेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट था भाई, ये देखो, लेफ्ट टेल टेस्ट का था कि अगर हमें z लेस देन माइनस z अल्फा मिला तो हम h नॉट को रिजेक्ट करेंगे। हर केस में रिजेक्ट h नॉट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेफ्ट टेल्ड में क्या था, माइनस का z अल्फा बड़ा हो जाए z से, तो देन दैट वी विल रिजेक्ट h नॉट। राइट टेल टेस्ट में क्या था, z की वैल्यू बड़ी हो जाए z अल्फा से। सो लेफ्ट टेल टेस्ट में नेगेटिव z अल्फा आएगा, राइट टेल टेस्ट में पॉजिटिव z अल्फा आएगा। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बेस्ड ये वैल्यू है, तो यहां पे आपको मिल जाएंगी। ओके, तो -2.5 अपने को मिला z की वैल्यू। तो हमें अगर लेफ्ट टेल टेस्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट, तो अगर हम लेफ्ट टेल टेस्ट, मुझे मालूम है क्योंकि ये लेफ्ट टेल्ड है, तो लेफ्ट टेल टेस्ट आप परफॉर्म करोगे तो लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होना चाहिए, तुमने जो z कैलकुलेट किया है इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ z इज लेस देन इक्वल टू z अल्फा, हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे h नॉट को। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो h नॉट रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे ही। तो अब देखते हैं ट्रू है या नहीं। तो z की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी -2.5, और यहाँ माइनस साइन लगता है, लेफ्ट टेल टेस्ट में माइनस लगता है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस z अल्फा की वैल्यू -2.326। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, इज दिस इज ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है दिस इज ट्रू, -2.5 है वो छोटा होता है ना, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो अगर ट्रू होगी तो हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे रिजेक्ट H0, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज -2.5 छोटा होता है। तो रिजेक्शन का रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, इस तरीके से बस सॉल्व करना था। अब सेम क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट भी करके दिखाता हूं आपको, ताकि बिना किसी दिक्कत के आप समझ पाओ। इसी का सेम पार्ट सेकेंड पार्ट करता हूं, ठीक है। ओके, रहेगा लेफ्ट टेल टेस्ट, क्योंकि ये नहीं चेंज हो रहा, ये वैल्यू कुछ भी होती जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इससे, करेक्ट। म्यू की वैल्यू अगर 80 से छोटी थी जो इस केस में थी, तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट रहा। लेकिन क्या यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट रहेगा, बिल्कुल लेफ्ट टेल टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज निकालते पहले, z की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 12 बाय रूट 100, करेक्ट। तो 1/12 इंटू, मतलब अपॉन में, यानी ऊपर 10 चला जाएगा, तो 5/6 आएगा। 5/6 अ वेरी कॉमनली नोन नंबर 0.833 आता है। अब ये 0.833 है, क्या करना है 0.833 का, और क्या कर सकते हैं, हमारी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू थी, मीन जो है वो 80 से वैसे भी बड़ा है, ठीक है। हमारी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू थी, जो मीन है वो ऑलरेडी 80 से बड़ा है, और अगर मीन 80 से बड़ा है, जो हमारा नंबर आया, तो अब यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो नंबर यहाँ पे आ रहा है दैट इज, एक सेकेंड रुकना,
ओके सी यहाँ पे 2.326 जेड अल्फा की वैल्यू दी, हम कंपेयर इसी से करेंगे और मुझे दिख रहा है कि ये जो नंबर मेरा आया है 0.833 ये बड़ा है जेड अल्फा से, करेक्ट, माइनस जेड अल्फा से दिस इज ग्रेटर। तो आपको ना यही यूज करना है, माइनस साइन के साथ ही यूज करना था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। सो अभी भी हम लेफ्ट टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या लिखना होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट ये कहता है कि z माइनस z, क्या हमारा z लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फा है, क्या ऐसा ट्रू है, एक सेकेंड, क्या ऐसा ट्रू है, 0.833 क्या लेस देन -2.326 है, क्यों भाई -2.326 लिख रहे हैं, बिकॉज जेड अल्फा की अल्फा दिया है और जेड अल्फा के लिए 2.326 आया और हम लेफ्ट टेल टेस्ट कर रहे थे तो माइनस से छोटा होना चाहिए, क्या ये ट्रू है, विच इज फॉल्स, ये क्या है भाई, ये फॉल्स है। तो आपको इधर उधर नहीं फटकना भटकना, बस ऐसे लिखना है विच इज फॉल्स। तो आपको क्या बोलना है, अगर ये फॉल्स होगा तो हम लिखेंगे डू नॉट रिजेक्ट H0, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, पहले पार्ट में कर सकते थे, दूसरे पार्ट में नहीं करना, क्योंकि आप करोगे तो सिर्फ लेफ्ट टेल टेस्ट। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग, ये दिया है, इसमें आपको सैंपल साइज भी दे दिया एंड यहाँ पे हर एक चीज आपके पास मौजूद है और अल्फा की वैल्यू अभी भी 0.01 है, लेकिन ध्यान रखना इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये टू टेल टेस्ट है, दिस इज टू टेल टेस्ट, ठीक है, टू टेल जब भी नॉट इक्वल टू होगा ये टू टेल टेस्ट में आता है। और टू टेल टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी z आप कैलकुलेट करोगे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, इसका मॉड मतलब पॉजिटिव साइन के साथ आपको लेना है, ये ग्रेटर देन इक्वल हुआ z अल्फा बाय 2 से, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ z अल्फा बाय 2 से, जो भी आप z अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकाल रहे हो, z की वैल्यू निकाल रहे हो, उसका पॉजिटिव मतलब मॉडुलस सिर्फ मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ z अल्फा बाय 2 से, तो हमें z अल्फा बाय 2 निकालना है, मतलब z 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाता है z 0.005। तो हम z 0.005 की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, ये है 2.576 यहां लिख लेते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू 2.576, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको पहले कर लेना है, अल्फा की वैल्यू पे z टेबल देख के निकाल सकते हो, ये कहां से आ रहा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही वैल्यू आ रही है z की और कहीं से नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना आपने बता दिया, अब आगे आप कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। जो म्यू नॉट की वैल्यू है आपकी, म्यू नॉट की वैल्यू इज 22, व्हाटएवर द नंबर हियर दैट इज म्यू नॉट, फिर सैंपल ऑफ 75 यानी n जो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ सैंपल है वो 75 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो सिग्मा हो गया भाई यहाँ पे 10। अब सिग्मा 10 हो गया, अल्फा भी पता है, हर चीज पता है, एक्स बार पता है, तो फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट आप कर लीजिएगा। z जो होगा वो आएगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट, फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूँ तो मेक यू रिमेंबर, डिवाइडेड बाय √10, और ये फॉर्मूला आपको जनरली यही यूज करना है, आपके बुक में यहीं पे क्वेश्चंस दिए हैं। एक फॉर्मूला और होता है जहां पे n-1 होता है, ये n-1 वाला तब यूज करना होता है जब आपका सैंपल साइज 30 से छोटा हो, बट हमें इसकी अभी कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे में ज्यादातर जो सैंपल साइज है वो 30 से बड़े पे ही दिया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगा सकते हो। तो z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट, एक्स बार 23 था, म्यू नॉट 22 था, डिवाइडेड बाय सिग्मा 10 था और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 75, दिस इज द नंबर यू गेटिंग, तो 1/10 इंटू √75, तो आप √75 कैलकुलेट करके उसको 10 से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपली आपको मिल जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली तुमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 0.866, 8.6 समथिंग आता है, क्योंकि देखो 8 से ज्यादा 9 से कम है, 8.6 के अराउंड आएगा, तो 0.866 आप बोल सकते हो, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 0.866, दिस इज द वैल्यू ऑफ z which you have calculated। तो आप मुझे बताइए क्या z की वैल्यू ग्रेटर देन है, मॉड z की वैल्यू क्या ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2 है, इज दिस ट्रू, यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकाला है 0.866 है, इज दिस ग्रेटर देन 2.576, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये गलत बात है, कहां भाई ये नंबर बड़ा है उससे, नहीं है, तो अगर ये बड़ा नहीं है, फॉल्स होगा, तो आप रिजेक्ट नहीं करोगे, तो आप लिखोगे डू नॉट रिजेक्ट H0, ठीक है, आप इसका इसको नोट कर सकते हो एज इट इज, या फिर
खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो दिस इज द फाइनल आंसर। जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं उन पैरामीटर्स पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, बिना किसी दिक्कत के आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो भाई पॉज करके खुद सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसमें जितनी वैल्यूज दी हैं उनको हम लिख लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 50 है, एन की वैल्यू 60 है, सिग्मा की वैल्यू 8 है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जेड वैल्यू हम करते हैं, और अल्फा दिया है 0.05। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा टेस्ट है। दिस इज राइट टेल। आपका म्यू जो है वो म्यू नॉट से बड़ा है, राइट साइड में आएगा, तो राइट टेल टेस्ट है। राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, योर z हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है भाई, याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ कंफ्यूजन होती है। और z अल्फा का मतलब z 0.05 की वैल्यू। अब 0.05 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो टेबल देख के। 0.05 यानी ये 0.005 था, ये 0.1.645, 1.645 यहां पे लिख लेंगे। दिस इज 1.645। बस बेहतरीन। अब बस z की वैल्यू निकाल लो बच्चों। z आएगा, फिर से मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। तो x 52.5 माइनस म्यू नॉट विच इज 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 60, सॉरी सिग्मा इज 12 ओनली, कहां गया 8 है, सिग्मा 8 है, सिग्मा इज 8 डिवाइडेड बाय रूट में 60। सिंप्लीफाई करते हैं, 2.5 इंटू रूट 60 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करना आपको देखो पड़ेगा, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो उसको। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो 2.421 आ जाएगी, 2.421। सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करो, मैंने ऑलरेडी सिखाया है पहले वीडियो में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को, जब मैंने समझाया था तो मैंने उसमें समझाया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है, जाके देखो उसको भी, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है वो जरूरी होता है। 2.421 मिल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ z विच यू हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब हमारे को पता है कि राइट टेल टेस्ट है, तो z अगर ग्रेटर देन z अल्फा हुआ सो रिजेक्ट h नॉट। अगर ये हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन हमको रिजल्ट का एक्सप्लेन करना है। तो z की वैल्यू यहां पे आपने निकाली है 2.421 और z अल्फा था 1.645। क्या ये ट्रू है? यस, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है दिस इंप्लाइज रिजेक्ट। अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट करोगे, ट्रू होगा रिजेक्ट करेंगे, जो कंडीशन है वो ट्रू है रिजेक्ट करेंगे, कंडीशन के अगर फॉल्स वैल्यू मिली तो हम एक्सेप्ट करेंगे। लॉजिक क्लियर भाई, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट भी आप इसका ऐसे ही कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के आप कर भी लोगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला गया है दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, तो लिख लेते हैं भाई म्यू नॉट is equals to 1056। this is the value of mu naught। sample of 400, n आपका 400 हो जाएगा। sample mean of 910, x बार, मैंने बोला ना x बार क्या होता है, sample mean 910। उसमें अभी तक दो पार्ट्स आ रहे थे, तब एक ही क्वेश्चन दे दिया, 910 दे दिया। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1600, तो जो सिग्मा है वो 1600 भी है। अब 160 था या 1600, जो भी है 1600 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। ये नंबर 1056 था पॉपुलेशन का, लेकिन हमने कोई सैंपल लिया, उस सैंपल से निकाला तो 910 आया, जो कि कम है। डेफिनेटली इसको वो खंडित कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर है, जो मार्जिन ऑफ एरर है, जो इंटरवल है, क्या उसके अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इंटरवल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमसे सबसे पहले पूछा गया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पहले पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ z। x मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, 910 माइनस 1056 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1600 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 400। दिस इज 28, वो उधर आ जाएगा नेगेटिव का 146 डिवाइडेड बाय, ये 8 बन गया था। ठीक है, 146 डिवाइडेड बाय 8। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 146 डिवाइडेड बाय 80 आएगा, सॉरी नॉट 8, 80 आएगा, 20 है तो हाँ 80 हो जाएगा, 8 तो 160 होगा, 20 डिवाइडेड बाय 80 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 1.825 आएगा, तो दिस इज माइनस 1.825। ठीक है, तो माइनस 1.825 मिल गया। लेकिन ये टेस्ट कौन सा है? दिस इज द लेफ्ट टेल टेस्ट, लोअर टेल लेफ्ट टेल जो भी आपको बोलना है, दिस इज द लेफ्ट टेल टेस्ट। कैसे पता? म्यू आपका म्यू नॉट से छोटा है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बताओ, छोटा लेफ्ट, बड़ा और अपर टेल या फिर राइट टेल हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू है तो टू टेल टेस्ट। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई,
और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें देखो, क्योंकि मुझे मालूम है लेफ्ट टेल टेस्ट है, और z अल्फा यानी कि z 0.05 की वैल्यू लिखनी है। यही तो 0.05 की वैल्यू हमने लिखी थी 1.645, तो ये नंबर हो जाएगा 1.645। अब समझना बात को फिर से, अगर z आपका छोटा हुआ माइनस z अल्फा से, z छोटा या उसके बराबर हुआ तो हम रिजेक्ट करते हैं। इफ दिस इज ट्रू then we reject, if this is false we accept, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो z की वैल्यू है -1.825 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -1.645। भाई ये तो ट्रू निकल गई। ये नंबर छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली छोटा है, 1.8 छोटा होता है ना 1.6 से, नेगेटिव का, हाँ, विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आपको क्या करना है, आपको रिजेक्ट कर देना भाई, रिजेक्ट h नॉट, मतलब कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये म्यू 1056 से बड़ा है, ये गलत क्लेम है, ठीक है। मीन छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो बड़े क्वेश्चन से अपने को डरना नहीं है, उनको समझ के करना है। अब यहाँ बोला गया एबीसी इंफ्रा है, एक इंडियन रियल एस्टेट रिसर्च फर्म, tracks the cost of the apartment rentals in Mumbai. In mid 2016, the mean apartment rental was 62,650 per month in Mumbai. Assume that based on the quarterly surveys, a population standard deviation sigma is reasonable. Okay, 15,750 का ऊपर नीचे हो सकता है. In a current study of the apartment rental rates, a sample of 180 apartments. This is your the value of n, कितने sample कलेक्ट कर रहे हो, हैज द मीन रेंटल रेट। अब सैंपल का मीन है यानी कि ये एक्स बार की वैल्यू होती है पर मंथ। डू द सैंपल इनेबल एबीसी इंफ्रा टू कंक्लूड द पॉपुलेशन मीन अपार्टमेंट रेंटल रेट नाउ एक्सीड्स द लेवल रिपोर्टेड इन 2016। तो हमसे इन्होंने ये बोला कि एक टाइम पे इतना रेंटल होता था, इतना या उससे कम होगा, क्या अब बढ़ गया है? तो हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसका सिग्निफिकेंस है, जो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो अल्टरनेटिव में जाता है, ठीक है। अजम्पशन है कि उतना ही है, लेस देन है, और ऑल्टरनेटिव उसका उल्टा यानी कि बढ़ गया है। सो आप यहाँ पे जब हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे तो आपका जो मीन है दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाटएवर दे वर क्लेमिंग पहले, तो 62,650, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगी वो ग्रेटर देन लगा दोगे 62,650। मैं चाहता हूं कि वैल्यू बड़ी हो, मुझे ये ट्रू चाहिए, वो फॉल्स चाहिए। अब ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि ये वाला जो टेस्ट होने वाला है वो राइट टेल टेस्ट है। यहां पे अगर आप ये समझ जाओ पहले ही ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। z निकालने, अभी z निकाल दे। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वी हैव डन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब बच्चों z की वैल्यू होती है, प्लीज फाइंड इट आउट। z अल्फा तुमको नहीं कैलकुलेट करना, वो क्वेश्चन में दिया होगा, तुमको z कैलकुलेट करना है, और z का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट n, और रूट ऑफ n माइनस 1 अगर n 30 से छोटा है, वैसे होता नहीं है, n हमेशा 30 से बड़ा ही इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है। तो x बार की जो वैल्यू बच्चों मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी x बार, ये दिया था 61,250, देखो लिखा हुआ है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ x बार, एंड माइनस कर दोगे इसको 62,650 से, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा वाज 15,750 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 180। यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस स्टफ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करोगे, देखो कितना डिफरेंस है, कितना ही डिफरेंस है, 650 में से 250 गया, 400 बचा, 1400 रुपए का डिफरेंस है, तो नेगेटिव 1400 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का 1400 डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं या फिर ऐसे देखो, रूट 180 डिवाइडेड बाय 15750, एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 से ये 27 बन जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 एंड 5 आ जाएगा। क्या 27 से कट रहा है? नहीं, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 105 आ जाएगा। अब 9 तो कटेगा नहीं, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई तुमको करना पड़ेगा। एंड मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताई थी, ऊपर नीचे रूट 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इसको आपको आंसर मिल जाएगा 1.192। ये नंबर आपको मिल, नेगेटिव देखो, और ये नेगेटिव वैल्यू थी ना, नेगेटिव 1400, तो माइनस 1.192 माइनस का 1.192 मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू व्हाट यू गेटिंग फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एट अल्फा इज 0.01, व्हाट इज योर कंक्लूजन? हम चाहते हैं कि z, राइट टेल टेस्ट है ना, तो ग्रेटर देन हो z अल्फा से, z शुड बी ग्रेटर देन z अल्फा। z मुझे दिया है -1.192, इट इज ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन z अल्फा है? और अगर आप 0.01 पे z अल्फा की वैल्यू देखोगे इस टेबल में,
0.01 पे z अल्फा की हम वैल्यू अगर देखेंगे तो 2.326 मिलती है। तो 2.326 को यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज 2.326। क्या ये सही बात है? क्या जो ये नेगेटिव नंबर है ये ट्रू है? ऑब्वियसली नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। इफ दिस इज फॉल्स तो हम रिजेक्ट कर देंगे। डू नॉट रिजेक्ट, वी विल नॉट रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट H0। तो कंडीशन बेस्ड है, ट्रू होता तो रिजेक्ट करते, फॉल्स है तो रिजेक्ट नहीं किया। तो ये हमारा कंक्लूजन था कि हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट मींस जो वो बात बोल रहे हैं रेंटल अभी भी कम है, ठीक है। दिस इज रेंटल इज स्टिल लेस देन 62,500। The average annual total return for SBI Global Advantage Mutual Fund from 1999 to 2003 was 4.1। ये एग्जैक्ट इन्होंने डेटा दिया है, ये नहीं कि इससे नीचे या इसके ऊपर, ये एग्जैक्ट आपको नंबर दिया है। Researchers would like to conduct a hypothesis test to see whether the returns of the PNB Global Advantage PNB Growth Mutual Fund over the same period are significantly different from the average of the SBI mutual funds. Formulate the hypotheses that can be used to determine whether the mean annual return for PNB growth funds differ from the mean of SBI. अब mean तो SBI का पता है कि इतना है, क्या PNB का भी इतना ही है या नहीं है? बस इतना है या नहीं है? तो आपको यहाँ पे पहले पार्ट में यही बोला है ना कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रिएट करो। जब आपसे क्रिएशन की बात हुई तो या तो नंबर बराबर होगा 4.1 के, या जो मीन है वो बराबर नहीं होगा 4.1 के। तो यहां से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है टू टेल टेस्ट। हम टू टेल टेस्ट इसमें करने वाले हैं। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला कि सैंपल हमने 40 पीएनबी ग्रोथ फंड्स का लिया जिसका मीन आया 3.4%। बहुत सारे भाई थे, 4% आ गया, जिसका सिग्मा 2% था, 2% ऊपर नीचे हो सकता था। यूज द सैंपल रिजल्ट टू कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो z निकाल लो। तो z क्या आता है? दिस x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। लो भाई सिंपलीफाई कर दो वैल्यू रख के। म्यू नॉट की वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू होती है बच्चों। तो दिस इज 3.4 minus 4.1 divided by sigma which is just 2 divided by root of 40। when you simplify all this, देखो 4.1 है, अभी मैंने परसेंटेज क्योंकि एवरीथिंग इज परसेंटेज, तो ऊपर नीचे हर जगह पे परसेंटेज कैंसिल आउट वैसे भी हो जाना है। तो आपको यहाँ से नंबर मिलेगा, देखो 3.1 माइनस 4.1 करो, 3.4 माइनस 4.1 करोगे 0.7 मिलेगा, करेक्ट, 0.7 समथिंग। सो एवरीथिंग व्हिच यू सिंप्लीफाई तो तुमको वैल्यू मिलेगी -2.214। ये कैलकुलेटर से मैंने किया, तुम्हें खुद से करना है, -2.214। दिस इज द z स्टैटिस्टिक वैल्यू एंड ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर एट अल्फा 0.05। तो तुमको z अल्फा बाय 2 निकालना है। क्यों सर? क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। तुम्हारे पास अल्फा दिया है 0.05, यू नीड टू कैलकुलेट z 0.05 का आधा 0.025। दिस इज द वैल्यू यू नीड टू कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट कहां से करना है भाई? कैलकुलेट नहीं करना, एक्चुअली उसी शीट से देखना है। 0.025 1.960, ये वाली वैल्यू 1.960 आपको मिल जाएगी। तो यानी कि ये नंबर कितना है भाई? 1.960 है। दिस इज द नंबर 1.960। नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूं, दिस इज द नंबर 1.960। किसकी वैल्यू? z 0.025 की। ओके, क्यों 0.05 निकाला? क्योंकि टू टेल टेस्ट था। टू टेल टेस्ट में अपने को यही जरूरत है भाई, ये रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको काम करना है यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको क्या करना है? कंक्लूजन क्या है आपका? क्या उसको मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा? देखते हैं। हमें क्या देखना होगा कि भाई जो मॉड ऑफ z है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2। तो मॉड ऑफ z जो हमने वैल्यू निकाली है 2.214 नेगेटिव था, इस पे मॉड लगा दोगे, क्या ये बड़ा है 1.960 से? इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? यस दिस इज ट्रू। विच इज ट्रू? यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे, वी रिजेक्ट H0। अगर ये ट्रू है तो हम H0 को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे जस्ट बिकॉज कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू यानी कि क्या है? द मीन रिटर्न फॉर पीएनबी ग्रोथ फंड्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एसबीआईज एवरेज। तो जो एसबीआई का एवरेज था उससे काफी डिफरेंट है
पीएनबी का एवरेज, यही बताना था, यही हमारा कंक्लूजन है। सो आई होप आपको समझ में आएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको 10.3 के कराए। अगर तब भी कोई दिक्कत आपको रह जाती है तो कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ये पूरा पीडीएफ सोल्यूशन का आपको वहीं मिलने वाला है, तो जाओ, देरी किस बात की। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द टी टेस्ट। हर चीज के बारे में जो बची हुई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम बात करेंगे अगले वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।